Hello students, my name is Himanshu Singh and let's make sense of social science one story at a time. एक चैप्टर, एक कहानी, एक लाइफ लेसन. Let's go. सो लास्ट वाले वीडियो में अपन ने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी तक किया था. इस वीडियो में अपन उसके आगे के टॉपिक्स कवर करते हैं. तो इसके जर्मनी के बाद में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है यूनिफिकेशन ऑफ इटली. अब सी देखो, जर्मनी वाला जो अपन ने टॉपिक पढ़ा था ना, वो फिर भी थोड़ा सा सिंपलिस्टिक तरीके से दे रखा था आपके एनसीईआरटी के अंदर कि दो मेन कैरेक्टर्स थे, काइजर विलियम वन और वहां के जो चीफ मिनिस्टर जिसका नाम था ऑटो वन बिस्मार्क. दोनों ने मिलकर 7 साल में 3 कंट्रीज को हराया था. फिर उसके बाद में जर्मनी का यूनिफिकेशन कर दिया था. दैट वाज सिंपल. इटली का जो यूनिफिकेशन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. मैं इसलिए कॉम्प्लिकेटेड क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज में देखो ब्रीफली अगर अपन देखे तो ये जो दो इमेजेस है ये एनसीईआरटी के अंदर ही दे रखी है, मैंने वहीं से ली है. इट इज रिटन कि लाइक जर्मनी इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन. अब 19th सेंचुरी के मिड में जो इटली है वो 7 स्टेट्स के अंदर डिवाइडेड था. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 7 स्टेट. अब एनसीईआरटी के अंदर वो 7 स्टेट्स के नाम नहीं दे रखे, बट चैप्टर समझने के लिए अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से 7 स्टेट्स है. तो अगर इस वाले अगर मैप को देखे तो देखो, मैं ऊपर से चालू करता हूं. ये है आपका मतलब ये है आपका सर्दिनिया और पिडमोंट. सर्दिनिया पिडमोंट ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेट. ये लोम्बार्डी और वेनिशिया जो पर्पल के अंदर दिख रहा है ये है आपका सेकंड स्टेट. ये पर्मा, मोदेना और टस्कनी ये है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्टेट. ये जो पैपल स्टेट है ये है 6th स्टेट. ये जो किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज है ये है आपका 7th स्टेट. अब देखो ये क्या चीज है मैं बता देता हूं. किस वाले पार्ट पे कौन रूल कर रहा था वो भी अपने लिए समझना इंपॉर्टेंट है. अब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इट इज रिटन द नॉर्थ वाज अंडर द ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग. ये जो लोम्बार्डी और जो वेनिशिया वाला पार्ट है, ये लोम्बार्डी और जो वेनिशिया वाला पार्ट है ये आपके ऑस्ट्रिया का जो हैब्सबर्ग एम्पायर है उनके कंट्रोल में था. ठीक है. इसको अगर मैं पीछे वाले टॉपिक से कनेक्ट करूं और अगर अपन लाइन से देखें तो वियना कांग्रेस जब हुई थी 1815 में तो ऑस्ट्रिया को इटली का नॉर्थ पार्ट दे दिया था. सो ऑस्ट्रिया वाज गिवन इटलीज नॉर्थ पार्ट व्हिच वाज नोन एज द लोम्बार्डी एंड वेनिशिया. फिर इसमें लिखा हुआ है द सेंटर वाज रूल्ड बाय द पोप. अब देखो पोप जिस एरिया में रूल करता है उस रीजन को इटली के अंदर बोल रखा है पैपल स्टेट. तो ये जो आपका 6 जहां पर मैंने लिखा पैपल स्टेट, यहां पर रूल करने वाला कौन है? यहां पर रूल करने वाला है पोप. पोप क्या है? पोप इज द पोस्ट जो ये ना वर्ल्ड में जितने भी कैथोलिक क्रिश्चियंस होते हैं उनका स्पिरिचुअल हेड होता है बेसिकली. सदर्न रीजन्स वर अंडर द डोमिनेशन ऑफ बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन. अब जैसे कि अपन ने पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी और इस चैप्टर में भी कि जो बर्बन डायनेस्टी थी वो थी फ्रांस की. उस बर्बन डायनेस्टी जो फ्रांस में थी उसकी एक ब्रांच स्पेन के अंदर भी थी. तो ये जो किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज है यहाँ पर आपका था बर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन. लेकिन ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका बर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन. ये जो दिख रहा है किंगडम ऑफ बोथ सिसिली, ये और ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला जो आइलैंड आपको दिख रहा है ये वाला आइलैंड का नाम है सिसिली. ये सिसिली वही सिसिली है वो जो पास्ता अरब्स ने जो इंट्रोड्यूस किया था. और जो ये वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, ये है नेपल्स. बट एनसीईआरटी के अंदर नेपल्स और सिसिली को अलग अलग करके नहीं दे रखा है, यहाँ पर डायरेक्टली दे रखा है किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज. तो किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज, बर्बन डायनेस्टी स्पेन की, फॉरेनर मतलब इटालियंस नहीं, देयर फॉरेनर्स. पैपल स्टेट फॉरेन एम्पायर. पर्मा, मोदेना और टस्कनी ये भी फॉरेन एम्पायर. पर्मा, मोदेना और टस्कनी में रूल कौन कर रहा है? पर्मा, मोदेना और टस्कनी में रूल कौन कर रहा है और इनको इटालियंस से फिर से कैप्चर किया, ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, मैं बस बता देता हूं यहाँ पे रूल कौन कर रहा है. सो सी ये जो लोम्बार्डी वेनिशिया है जहां पे हैब्सबर्ग एम्पायर रूल कर रहा है, इनके जो रिलेटिव्स है उनको ये किंगडम्स बांटे हुए. तो मतलब थर्ड में मान लो देयर इज अ ड्यूक और फोर्थ में भी एक ड्यूक है और 6th में भी एक ड्यूक है जो आके नोबल्स होते हैं. सबका अपना अपना अलग किंगडम है, इसलिए इन तीनों को अपन ने सेपरेट रीजन्स माना है. और ये है आपका ऊपर वाला पार्ट सर्दिनिया और ये वाला पार्ट है ये है आपका पिडमोंट. सवॉय इज अ प्लेस जो यहाँ पर है. ठीक है, सवॉय तक सिटी का नाम है. ये जो सर्दिनिया और पिडमोंट है सिर्फ ये इकलौता ऐसा स्टेट है, ऐसा रीजन है इटली का जहाँ पे इटालियन रॉयल हाउस रूल कर रहा है, जिसका अभी किंग का आगे नाम पढ़ेंगे विक्टर इमानुएल II. वरना सर्दिनिया पिडमोंट को छोड़ के बाकी जितने भी रीजन्स ये जो मैंने बताया इन सब पे कौन रूल कर रहे हैं? फॉरेनर्स रूल कर रहे हैं. ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं. देखो ठीक है, सर्दिनिया पिडमोंट फर्स्ट स्टेट, लोम्बार्डी वेनिशिया 7 में सेकंड स्टेट, पर्मा 3rd स्टेट, मोदेना 4th स्टेट, टस्कनी 6th स्टेट 5th स्टेट, पैपल स्टेट 7th स्टेट, किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज 7th स्टेट. तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
इट वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स ऑफ विच ओनली वन, दैट इज सर्दिनिया पिडमॉन्ट। जो ये वाला है सर्दिनिया पिडमॉन्ट, सिर्फ ये वाला था इटालियन से कंट्रोल में, बाकी जितने भी सारे के सारे फॉरेन कंट्रोल में थे। अब जैसा मैंने बताया, परमा, मोदेना और टस्कनी को जब इटालियंस कैप्चर करेंगे, उनको कैप्चर करने की जो डिटेल्स है वो बुक में नहीं दे रखी है। एनसीईआरटी के अंदर ये वाले मैप के साथ में एडजेसेंट ये वाला और मैप दे रखा है, इसमें ना ईयर वाइज अरेंज कर रखा है कि देखो ईयर वाइज किसने कब क्या कैप्चर किया है। तो अगर मैं ईयर वाइज की बात करूं तो देखो यहाँ पे मेंशन्ड है 1858, 1858 सर्दिनिया पिडमॉन्ट जो आपका है, जो ये यूनिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। विक्टर इमानुएल II इनका किंग है सर्दिनिया पिडमॉन्ट का, और इसका जो चीफ मिनिस्टर है उसका नाम है काउंट कैवोर। काउंट इज अ टाइटल, ठीक है ना, काउंट इज अ टाइटल जो नोबल्स का होता है। वैसे इसका पूरा नाम है काउंट कैमेलो डी कैवोर, लेकिन यहाँ पर आपका सिर्फ काउंट कैवोर दे रखा है। सो ये 1858 के अंदर ठीक है दे रखा है। अब देखो ये आपका है, इधर देखो यहाँ पे लंबाडी लिखा हुआ है, सो लंबाडी, और इधर P, इधर M, इधर T, और पेपल स्टेट का थोड़ा सा पार्ट, इसको इन्होंने कैप्चर किया 1850, इधर लिखा हुआ है 1858 से लेके 1860 के बीच में। जो ये वाला पार्ट है वेनेशिया, इसको इन्होंने 1866 में कैप्चर किया, बहुत ही बाद में। जो ये आपका पेपल स्टेट का ये वाला पार्ट है रोम वाला, ये इन्होंने कैप्चर किया 1870 में, और जो किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज है ये इटालियंस ने कैप्चर किया है 1860 में। तो ये पूरा का पूरा फ्लो अपन को देखना है। अब वो फ्लो देखो क्या है, पहले कंटेंट के सबसे देख लेते अपन। अब सबसे पहले ये जो काम है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली इनको यूनिफाई करने की? रिस्पॉन्सिबिलिटी ली आपके इटालियन रॉयल हाउस ने। इटालियन रॉयल हाउस का था, सर्दिनिया पिडमॉन्ट का था। सर्दिनिया पिडमॉन्ट वाला का जो किंग है उसने सोचा कि अपन को इटली को यूनिफाई करना है, उसका नाम है विक्टर इमानुएल II। अब सी बिफोर एक्सप्लेनिंग इन डिटेल, मैं इसके अंदर 4 कैरेक्टर्स बता देता हूं जो मेन आपके नेशनल हीरोज है इटली के यूनिफिकेशन के। पहला है गुसेप मजीनी, जिसके बारे में अपन ऑलरेडी पढ़ चुके, सॉर्ट ऑफ फिलोसोफर राइटर जो उसने मल्टीपल सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी। दूसरा है इसी का फ्रेंड गुसेप गैरिबेल्डी, जो अपन अभी आगे पढ़ेंगे। तीसरा है सर्दिनिया पिडमॉन्ट का जो मुनार्क है जिसका नाम था विक्टर इमानुएल II, और चौथा है इसका जो चीफ मिनिस्टर था जिसका नाम है काउंट कैवोर। अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए देखो ये लाइन याद रखना, मतलब ये लाइन एनसीईआरटी के अंदर नहीं बट इसको समझ में आ सकता है आपको कि मजीनी वॉज द हार्ट of the unification, Garibaldi was the sword of the unification and Cavour was the brain of the unification। मतलब जो गैरीबेल्डी है, मैंने क्या बोला, he is the sword, मतलब एक्चुअली वो बैटल्स में पार्टिसिपेट करेंगे और लड़ाई लड़के फ्री करवाएगा इटली को। जो मजीनी है, he is the heart, मतलब कि जितने भी लोग के अंदर जो इंस्पिरेशन आएगा, जो मोटिवेशन आएगा, वो सारा का सारा उसकी बुक्स और उसकी टीचिंग से आएगा मजीनी की। फिर मैंने क्या बोला, कैवोर इज द ब्रेन। अब जो कैवोर है वो अपना दिमाग लगा के अपनी डिप्लोमेसी को यूज करके किसी और कंट्री के साथ में कुछ ट्रेड डील साइन करके, एग्रीमेंट साइन करके इटालियंस को जिताएगा। और जो विक्टर इमानुएल II है वो तो किंग है ही। तो सबसे पहले यूनिफिकेशन करने का किसने सोचा? विक्टर इमानुएल II ने। इसने क्यों सोचा? बिकॉज विक्टर इमानुएल II एक तो पहली बात है खुद इंटरेस्टेड भी था, और प्लस जो रूलिंग एलिट्स थे उस जगह के, उनको ही लगने लग गया कि अगर इटली पूरा का पूरा यूनिफाई हो जाएगा अंडर अवर एम्पायर, जो कि आपका विक्टर इमानुएल II का है, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने की, और हम लोगों का ना पॉलिटिकल डोमिनेंस बढ़ जाएगा। तो सिंपल सी बात है। अब वैसे देखा जाए तो इनका मोटिव ये है कि हमारा बेसिकली रूल एक्सटेंड हो, बट ठीक है अल्टीमेटली बनेगा तो इसके अंदर नेशन स्टेट ही। सबसे पहला जो स्टेप है वो लिया है काउंट कैवोर ने। अब काउंट कैवोर बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का आदमी है। ये जो काउंट कैवोर है, ही वॉज नीदर अ रिवॉल्यूशनरी, ही वॉज नॉट अ डेमोक्रेट। तो मतलब आप इसको है ना डिप्लोमेट टाइप का मान लो। मतलब ये कोई डेमोक्रेसी के फेवर में भी नहीं है, ना ये कोई रिवॉल्यूशनरी की फास्ट चेंज चाहता है और ये सब चीजें, बट ये डिप्लोमेट जैसा, जैसे मिनिस्टर होता है ना डिप्लोमेसी, एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ में क्या रिलेशन है, वो क्या बात करने वाले एम्बेसडर्स जो जाएंगे। तो ये क्या है कि ये बहुत ज्यादा पैसे वाला भी था, एजुकेटेड भी था, सब कुछ था। इसको भी इटालियन से ज्यादा अच्छी लैंग्वेज कौन सी आती थी? फ्रेंच। मैंने बताया था फ्रेंच बिकेम अ लैंग्वेज ऑफ द एलीट क्लास पहले वाले लेक्चर्स में, तो इसको भी अपनी फ्रेंच आती थी। इसने अपनी फ्रेंच स्पीकिंग स्किल्स को यूज करके, जो पड़ोस में कंट्री है, मतलब यहाँ पर आपका इटली है, ये इटली है, इटली के पड़ोस में यहाँ पर एक कंट्री है, देखो ऊपर वाला स्विट्जरलैंड, और यहाँ पर जो कंट्री है वो है आपका यहाँ पे फ्रांस, मतलब इस तरफ आपका फ्रांस कंट्री। फ्रांस में उस टाइम पे जो मोनार्क था वो था वही नेपोलियन का नेफ्यू, जिसका नाम है नेपोलियन III। तो इसने अपनी डिप्लोमेसी स्किल्स को यूज करके नेपोलियन III के साथ में एक अग्रीमेंट साइन किया। देखो अग्रीमेंट साइन किया इसने नेपोलियन III के साथ में, और इसने बोला कि अपन दोनों साथ में मिलके ऑस्ट्रिया को हराते हैं। फ्रांस प्लस इटली, मतलब सर्दिनिया पिडमॉन्ट, हम मिलके किसको हराते हैं? ऑस्ट्रिया को हराते हैं। तो क्या यहाँ पे लड़ाई हुई? हाँ। क्या इन दोनों ने ऑस्ट्रिया को हराया? हाँ। क्या हराने के बाद में ऑस्ट्रिया से इनको कुछ मिला? बिल्कुल मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा इनको। तो फ्रांस
ने जब ऑस्ट्रिया के साथ में फ्रांस ने जब इटली के साथ में आपका अग्रीमेंट किया और दोनों ने साथ में मिलकर लड़ाई लड़ी, तो इन्होंने कौन सा वाला पार्ट जीता? इन्होंने जीता है ये वाला पार्ट जिसका नाम है लोम्बार्डी। इसलिए देखो लोम्बार्डी पे ईयर लिखा हुआ है 1858। बट अब क्वेश्चन ये आना चाहिए दिमाग में कि सर आपने जब लोम्बार्डी कैप्चर कर लिया तो इनको तो फिर वेनिशिया भी कैप्चर कर लेना चाहिए था ना, क्योंकि लोम्बार्डी और वेनिशिया जो है वो दोनों के दोनों आपके इसके कंट्रोल के अंदर है, ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में। बट अब प्रॉब्लम क्या देखो, इटालियंस लड़ने के लिए फ्रांस की पावरफुल फोर्स पे ज्यादा डिपेंडेंट थे। तो जब फ्रांस और इटली ने मिलके इसको हरा दिया, क्या नाम है आपका, ऑस्ट्रिया को, तो ऑस्ट्रिया को हराने के बाद में जब ऑस्ट्रिया से इटालियंस ने आपके लोम्बार्डी ले लिया था, उसके बाद में फ्रांस ने इस एग्रीमेंट को ब्रेक कर दिया था कि बस हमारी लड़ाई हो गई, अब टाटा बाय बाय। तो जब फ्रांस वापस रिटर्न कर गया तो इटालियंस को ऐसा लगा कि हमारे में इतनी हिम्मत नहीं कि हम अपने अकेले दम पे वेनिशिया को जीत सकते, मतलब ये वाला पार्ट हम जीत सकते हैं, तो उन्होंने वेनिशिया को एज इट इज छोड़ दिया। सो सी वेनिशिया में जो ईयर है वो भी बहुत बाद में लिखा हुआ है। तो सबसे पहला जो इन्होंने कैप्चर किया है 1858 1859 में, आपके एनसीईआरटी के अंदर 1859 दे रखा, देखो सर्दिना पिडमोंट सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859। वो जो 1859 में डिफीट करा है, ऑस्ट्रिया को कैप्चर करा है, वो कौन सा वाला रीजन है? लोम्बार्डी। अब एनसीईआरटी में ये कुछ भी मेंशन नहीं है कि फ्रांस ने क्यों डील साइन करी कैवोर के साथ में और ये सब चीजें मैं बता देता हूं। वही गैप्स बहुत सारी एनसीईआरटी में, उसको फिल कर देता हूं मैं। अब वो गैप्स देखो, एक क्या है, डील करने के दो रीजन है। एक जो नेपोलियन 3 उसको मैरिज को ऑफर दिया था कि आपको इटालियन रॉयल हाउस में जो किंग है विक्टर इमानुएल 2 में, उनकी जो फैमिली मेंबर के साथ में, मतलब उनकी डॉटर के साथ में आपकी मैरिज कर देंगे। दूसरा इनको ऑफर ये दिया था कि ये जो आपका पार्ट है, ये वाला जो सर्दिया वाला पार्ट में, यहाँ पे एक रीजन है सेवॉय और यहाँ पे एक रीजन है नाइस, SAVOY और NIC। यहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन रहती थी, तो कैवोर ने ऑफर दिया कि अगर आप हमारी हेल्प करोगे तो फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन वाला जो रीजन है वो हम फ्रांस को दे देंगे। तो नेपोलियन 3 ने बोला बढ़िया है, तो नेपोलियन ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। व्हेन आई एम सेइंग नेपोलियन, आई एम टॉकिंग अबाउट नेपोलियन 3, नॉट नेपोलियन 1 जो 1821 के अंदर जिसकी डेथ हो गई है, ठीक है। तो ये सब चीजें कैप्चर की। अब जो अगला रीजन कैप्चर किया वो कैप्चर किया PMT, दैट इज पर्मा, मोदेना एंड टस्कनी। बट ये जो पर्मा, मोदेना, टस्कनी, ये वाला पर्मा, मोदेना एंड टस्कनी, इसको कैप्चर करने का जो प्रोसेस है वो आपकी बुक के अंदर नहीं दे रखा है और ना एग्जाम के अंदर आएगा, बिकॉज बुक के अंदर दे नहीं रखा है। अभी सिर्फ ये समझ लो, यहां पर आपका रेफरेंडम कंडक्ट कराया था इटालियंस ने बाकी पॉपुलेशन को इंस्टिगेट करके, और बाकी पॉपुलेशन ने बोला कि हमको तो भैया इन सेपरेट ऑस्ट्रियन प्रिंसेस के साथ में नहीं रहना है, हमको तो है ना इटली के साथ ही मर्ज होना है। तो 1858 से लेके 1868 के अंदर आपका लोम्बार्डी और PMT ये सारा का सारा कैप्चर हो गया था। अब बात आती है फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो वहां पे ईयर लिखा हुआ है सबसे नीचे, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज में 1860। तो सबसे पहले अब अपन कैप्चर करेंगे किंगडम ऑफ टू सिसिली। अब जो किंगडम ऑफ टू सिसिली है वो कैप्चर करेगा, और तो करेगा कौन? तो जो कैप्चर करेगा वो करेगा 1860 में गैरिबल्डी। गैरिबल्डी मार्च्ड इनटू द साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज and succeeded in winning the support of the local peasants in order to drive out the Spanish rulers। अब गैरिबल्डी ने क्या किया और कैसी आर्मी बनाई और वो सब क्या है वो अपन गैरिबल्डी वाले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाले टॉपिक के अंदर दे रखा है कि गुसिप गैरिबल्डी आया, इसने अपनी है ना रैंडम मतलब क्या बोलूंगा मिलिशिया टाइप बनाई, जिसके अंदर पीपल को कलेक्ट किया, मतलब प्रॉपर ट्रेन्ड सोल्जर्स नहीं थे। मिलिशिया मतलब जो आपके अनट्रेन्ड सोल्जर्स होते हैं, इनको करा अप्रोक्सीमेटली 30-40,000 की इनकी आर्मी हुई थी, मतलब नॉट एग्जैक्टली सोल्जर्स टाइप बट सॉर्ट ऑफ मिलिशिया। ये गए साउथ में किंगडम ऑफ टू सिसिलीज को हटाया और वहां पे जाके हराने के बाद में इसने ऑफर दे दिया जो किंग है विक्टर इमानुएल 2 कि भैया लो आओ, ये पार्ट भी आपका है। तो 1860 में ये भी कैप्चर कर लिया। अब दो रीजन बचे कैप्चर करने के लिए, पैपल स्टेट वाला ये रीजन और वेनिशिया जो ऑस्ट्रियन एम्पायर वाला 1866 में। बट अब दिक्कत क्या है कि जो वेनिशिया है उसको कैप्चर नहीं कर सकते बिकॉज ऑस्ट्रियन एम्पायर बहुत ज्यादा बड़ा है, और दिक्कत ये जो 1870 में जो ये वाला रीजन है आपको पैपल स्टेट, इसको भी कैप्चर नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पर है ना पैपल फोर्सेस मतलब पोप की जो खुद की आर्मी है उसके साथ में फ्रांस की आर्मी का भी एक रेजिमेंट, एक गैरिसन वहां पर है, क्योंकि ऑब्वियसली वो कैथोलिक क्रिश्चियंस और फ्रांस ने भेज रखा है अपनी आर्मी को वहां पे। तो इटालियंस को लगा कि हमारे पास अभी इतनी माइट, इतना भी शक्ति नहीं है कि हम दोनों आर्मी को एक साथ डिफीट करें, और ऑस्ट्रिया भी बहुत पावरफुल है। तो बिफोर कैप्चरिंग वेनिशिया एंड बिफोर कैप्चरिंग द मेजर चंक ऑफ पैपल स्टेट, इन्होंने विक्टर इमानुएल 2 को किंग ही डिक्लेयर कर दिया यूनाइटेड इटली का 1861 में ही। सो 1861 में ही विक्टर इमानुएल 2 वाज प्रोक्लेम्ड एज द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। लेकिन ये जो आपका क्या नाम है जो ये
बाकी के जो दो रीजन है वेनिशिया और जो आपका पेपल स्टेट है उसको ये लोग कैप्चर करेंगे ऑब्वियसली, बट इनको कैप्चर बहुत बाद में करेंगे। अब देखो इसके अंदर ये भी दे रखा है कि जो इटालियन जो पॉपुलेशन है आपकी, उस इटालियन पॉपुलेशन वहां पे जो मेजरली थी देवर इलिटरेट पीपल, तो उनको ज्यादा बहुत नॉलेज नहीं है और लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी क्या है उनके बारे में तो उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो अभी अपन गैरीबल्डी के बारे में पढ़ेंगे कि जब गैरीबल्डी अपनी पेजेंट से बात कर करके आर्मी बना रहा था तो क्या दे यूज्ड टू शाउट, जैसे इटली मतलब इटालियन के अंदर उसको बोलते हैं इटालिया, सो दे यूज्ड टू शाउट लॉन्ग लिव इटालिया, लॉन्ग लिव इटालिया। अब इन लोगों को क्या लगता था, पेजेंट्स को जिनको कोई भी नॉलेज नहीं कि इटालिया क्या होता है, उन लोगों को लगता था इटालिया मतलब वो बोलना चाह रहा है गैरीबल्डी ला इटालिया एंड इट इज द नेम ऑफ विक्टर इमानुअल्स टू वाइफ। अब सोचो इतनी ज्यादा इग्नोरेंस थे, इतने ज्यादा हाईली इग्नोरेंट पीपल थे कि उनको ये नहीं पता था कि जिस चीज के लिए हम फाइट कर रहे हैं, ये जो लोग एम्पायर से जो किंग्स आ रहे हैं और हमको बोल रहे हैं लॉन्ग लिव इटालिया, ये सब चीजें, हमको ये नहीं पता है कि इसमें इटालिया मतलब इटली कंट्री बनाने की बात कर रहे हैं। दे यूज्ड टू थिंक दैट इटालिया मतलब वो बोलना चाह रहे अच्छा ला इटालिया, एंड ला इटालिया उनको लगता था ये विक्टर इमानुअल टू की वाइफ का नाम है। सो बेसिकली दे यूज्ड टू थिंक दैट वी आर फाइटिंग टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ विक्टर इमानुअल्स टू वाइफ। तो उनको एज ए इटली विटली का कोई कंसेप्ट कोई लॉजिक उनके पास में था ही नहीं। सो ये बहुत ही फनी चीज है। अब देखो इसके अंदर क्या है, गुसिप गैरीबल्डी का इसके अंदर रोल क्या दे रखा है, तो गुसिप गैरीबल्डी के बारे में थोड़ी सी लाइफ स्टोरी दे रखी है कि भैया वो जो था वो है ना कोस्टल ट्रेड में इन्वॉल्व थी, उसकी फैमिली ही वो सॉर्ट ऑफ अ सेलर मर्चेंट नेवी में वो था। अब इसको ठीक है ये जो भी काम करता था ट्रेड व्रेड और ये सब चीजें, इसको जब पता चला मजीनी के बारे में कि मजीनी एक इंसान है और यू नो कि यंग इटली और ये सब चीजें बना रहा है ये सब, तो इसको बहुत ही अच्छा लगा वो आइडिया। तो ये मिला मजीनी से 1833 में ही मेट मजीनी, इसने यंग इटली मूवमेंट ज्वाइन भी किया और इसने ना वहां पे एक अपराइजिंग में भी पार्टिसिपेट करने की कोशिश की जो पिडमॉन्ट के अंदर हुई थी 1834 में। बट क्लियरली जैसे कि अपन ने मजीनी वाले पार्ट के अंदर पढ़ा था, ये जो अपराइजिंग थी ये फेल हो गई। जैसे ही अपराइजिंग फेल हुई तो आपका जो मजीनी था उसको तो एक्साइल पे भेज दिया था, ये जो गैरीबल्डी था वो भाग गया। सो गैरीबल्डी हैड टू फ्ली टू साउथ अमेरिका। वहां पर वो 1848 तक रहा। अब ऐसा नहीं था 1848 तक वहां पे वो चिल कर रहा है, नहीं, वहां पर वो जाके मर्सनरी टाइप बन गया था, ठीक है ना, वो सोल्जर्स हु फाइट फॉर मनी और रैंडम रिबेलियंस से पार्टिसिपेट करता था और ये सब करता था। वहां पे रह के उसने एक नई टाइप की वॉरफेयर सीखी जिसको अपन बोलते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर, जिसमें गुरिल्ला वॉरफेयर मतलब जब आप सीक्रेट के अंदर छुप छुप के जब आप फाइट करते हो, यू अटैक एंड यू हाइड, यू अटैक एंड यू हाइड, व्हेन द अपोजिट फोर्स जो बहुत ज्यादा बड़ी होती है और आपकी फोर्स बहुत ज्यादा छोटी होती है, तो आपको पता है कि आप फ्रंट ऑन कोलिजन कर ही नहीं सकते, तो आप छुप छुप के फाइट करते हो। तो यहाँ पर वो सब लड़के जब वापस आए यहाँ पर, फिर वो मिला 1854 में विक्टर इमानुअल टू से। विक्टर इमानुअल टू को बोला कि आप बताओ क्या करना है, मैं आपको वो चीज करके देता हूं। तो विक्टर इमानुअल टू ने बोला कि मेरे को किंगडम ऑफ टू सिसिलीज को मेरे को दो, वो हमको परेशान कर रहा है, मतलब हमको इटली को यूनिफाई करने में वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो इसने 1860 में बहुत बड़ा एक जर्नी की, एक्सपीडिशन किया, वॉयज किया। देखो मैं इसका मतलब बता रहा हूँ, ठीक है, इट इज मीन इसका मतलब जर्नी है, लॉन्ग वॉयज हो गया। इस जर्नी को बोलते हैं एक्सपीडिशन ऑफ द थाउजेंड्स साउथ अमेरिका में। स्टार्ट में तो इसमें ना 10 बताओ आपके 800 समथिंग हजार लोग ही थे। एंड में आते आते ये जब साउथ तक पहुंचा तो 30,000 लोग इसके अंदर आ गए थे और इस आर्मी को बोलते थे रेड शर्ट्स, ठीक है ना। वो तो अलग अलग आर्मी के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि हिटलर की जो फोर्सेस थी ऐसे, उनका नाम तो ब्लैक शर्ट्स, बिकॉज उनकी शर्ट में जो प्रोमिनेंट कलर वाज ब्लैक। इनको बोलते थे रेड शर्ट्स बिकॉज इनकी शर्ट्स में जो प्रोमिनेंट कलर वाज रेड। ये वहां पर गए और उनको फ्री करवा दिया, और ये मैं पहले ही बता चुका हूं। अब गैरीबल्डी को क्या था कि गैरीबल्डी को ये तो पता था कि 1861 में ना विक्टर इमानुअल टू को अपन ने यूनाइटेड इटली का किंग तो डिक्लेयर कर दिया है। बट अभी भी इसको ही चुपता था कि यार जो रोम वाला पार्ट है और जो वेनिशिया वाला पार्ट है, यार ये भी तो अपन को जीतना है ना अल्टीमेटली, इसको भी तो इटली का पार्ट बनाना ही है। तो इसने ओवर एक्साइटमेंट में आके 1867 में इसने अपनी वही जो रैगटैग आर्मी थी इसने रोम पे अटैक कर दिया, पेपल स्टेट्स की आर्मी से फाइट करने के लिए, जहां पर मैं बता चुका हूं कि फ्रेंच गैरिसन भी था। तो ये बुरी तरह हार गए बिकॉज जो रेड शर्ट्स थे वो कोई प्रॉपर सोल्जर्स नहीं थे। सो दे प्रूव टू बी नो मैच फॉर दी कंबाइंड फ्रेंच एंड पेपल फोर्सेस। और उसके बाद में ये मतलब एक तरीके से क्या बोलते हैं अपन, हिस्ट्री में गुमनाम टाइप हो गया इस लड़ाई के बाद में। वैसे ये गैरीबल्डी है आदमी बहुत फेमस, इसको हीरो ऑफ 2 रीजन्स भी बोलते हैं या हीरो ऑफ 2 वर्ल्ड्स भी बोलते हैं, बिकॉज साउथ अमेरिका में भी ये हीरो बना मल्टीपल बैटल्स में पार्टिसिपेट करके, और इटली के अंदर भी हीरो बना किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज फ्री करके। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पीरियड में ये हीरो रह चुका है। अब इसमें जो जब मैं जर्मनी बता रहा था, तो याद है मैंने जर्मनी में बताया था कि जर्मनी ने मतलब प्रशिया ने डेनमार्क को डिफीट किया था 1864 में।
ऑस्ट्रिया को डिफीट किया था 1866 में और फ्रांस को डिफीट किया था 1870 में। अब मैंने बोला भी था पढ़ाते वक्त कि ना ये ईयर्स आपके सिलेबस में नहीं दे रखे, बट मैं इसलिए बता रहा हूं बिकॉज इटली वाले टॉपिक के अंदर अपन इसको कनेक्ट करेंगे। तो देखो आ गया वो कनेक्शन। जब प्रशिया ऑस्ट्रिया से फाइट कर रहा था 1866 में, इस लड़ाई का फायदा उठा के इटालियंस गए छुपके से और उन्होंने देखो ऑस्ट्रिया से वेनिसिया कैप्चर कर लिया। जब प्रशिया फ्रांस के साथ में फाइट कर रहा था 1870 में, सो प्रशिया से फाइट करने के लिए फ्रांस ने जगह जगह से अपनी आर्मी को फिर से बुला लिया कि चलो अपने पूरे के पूरे वॉर एफर्ट है वो प्रशिया की तरफ डाले। सो यहां से रोम से जब आपके ये जो फ्रेंच गैरिसन है ये पूरी की पूरी गई प्रशिया से फाइट करने के लिए, तो आपके जो ये लोग थे इटालियंस गए और इटालियंस ने जाके रोम वाला पार्ट भी कैप्चर कर लिया। तो दैट मीन्स इटली का जो कंप्लीट यूनिफिकेशन हुआ है 1870 में, तो इसलिए ही पॉसिबल हुआ इस पर्टिकुलर ईयर में बिकॉज ये दोनों जो कंट्रीज है, मतलब जो ऑस्ट्रिया और जो आपके फ्रांस के लोग हैं, दे वर बिजी फाइटिंग प्रशिया। मतलब एक तरीके से यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का जो लास्ट वाला पार्ट है और जो इटली का लास्ट वाला पार्ट है, दे आर कनेक्टेड। अगर ये जर्मनी वाला नहीं होता तो इटली वाला तब नहीं होता। तो इन दोनों के बीच में ये वाला कनेक्शन, और देखो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट वाज ओनली इन 1870 व्हेन ड्यूरिंग द वॉर विद प्रशिया फ्रांस विथड्रू इट्स ट्रूप्स फ्रॉम रोम दैट द पेपल स्टेट्स वर फाइनली that the papal states were finally joined to Italy. So papal state finally कब ज्वाइन हुए 1870 में, जैसा मैं बता चुका हूँ, वो इसलिए ज्वाइन हुए बिकॉज फ्रांस ने अपनी फोर्सेस को वापस बुला लिया। जो ऑस्ट्रिया वाला पार्ट तो फाइनली ज्वाइन क्यों हुआ बिकॉज 1866 में प्रशिया इसके साथ में फाइट लड़ रहा था। ठीक है, ये अपना हो गया है। अब अपना देखो नेक्स्ट जो अपना अभी टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है अपना द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब देखो क्या है कि अपन ने एक टॉपिक पढ़ा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, अपन ने एक टॉपिक पढ़ा यूनिफिकेशन ऑफ इटली, लेकिन इस वाले टॉपिक का नाम यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन नहीं है, इस वाले टॉपिक का नाम है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब स्ट्रेंज केस इसका नाम क्यों है बिकॉज देखो एक वर्ड होता है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन जो होता है ना उसके अंदर ये होता है कि बेसिकली ना बहुत ही फास्ट, स्विफ्ट और फंडामेंटल चेंज होता है, फटाफट चेंज हो गया मतलब कुछ ही सालों के अंदर। तो ये क्या है, ये जो आपका यूनिफिकेशन हुआ एक तरीके से ब्रिटेन का, ये बहुत ही लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, बहुत साल लगे। अगर मैं अप्रोक्सीमेटली बोलूं तो 300 साल लगे हैं ब्रिटेन, जो मॉडर्न ब्रिटेन को बनने में। सो इट वॉज नॉट अ रिजल्ट ऑफ सडन अपहीवल या फिर रिवॉल्यूशन, इट वॉज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, मतलब बहुत ही ज्यादा साल लगे इसको बनाने में। अब एनसीईआरटी के अंदर जो ये वाला टॉपिक है वो वो आपके इटली और जर्मनी की कंपैरिजन में और ही ज्यादा शॉर्ट में दे रखा है, बट फिर भी चलो जो बीच बीच में गैप्स है मैं थोड़ा सा फिल करने की कोशिश करूंगा। अब इसमें लिखा हुआ है कि देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू 18th सेंचुरी, मतलब 18th सेंचुरी के पहले कोई ब्रिटिश नेशन की ऐसे कोई आइडेंटिटी थी नहीं। अब जो ये ब्रिटेन है वो बेसिकली क्या है, वहां पे ना 4 मेन एथनिसिटी के ग्रुप रहते थे। ब्रिटिश आइल है मतलब जो आइलैंड्स, वहां पर 4 मेन एथनिक ग्रुप्स रहते थे। इंग्लैंड के अंदर इंग्लिश पीपल, वेल्स के अंदर वेल्श, और स्कॉटलैंड के अंदर स्कॉट, और आयरलैंड के अंदर आयरिश। सबका अपना अपना डिफरेंट कल्चर है, अपना पॉलिटिकल ट्रेडिशंस है, यूनिफॉर्म है, लैंग्वेज है, सबका सब कुछ अलग अलग है। अब बात आती है यूनिफिकेशन इन चारों में से कौन करेगा, और इन चारों में से जो करेगा तो वो मोनार्की करेगी यूनिफिकेशन के, फिर वो आपका पार्लियामेंट करेगा। तो ये बड़ी फैसिनेटिंग चीज है। अभी तक अपन ने जो 2 यूनिफिकेशन पढ़े, इटली वाला और जर्मनी वाला, उसमें मोनार्की, आर्मी, स्टेट का मेन रोल है। ये जो अपन यूनिफिकेशन पढ़ेंगे इसमें मोनार्की का मेन रोल नहीं है, इसमें यूनिफिकेशन करेगा इंग्लिश पार्लियामेंट। अब इंग्लिश पार्लियामेंट के पास में पावर कैसे आ गई और क्या है, सो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इट इज रिटन द इंग्लिश पार्लियामेंट व्हिच हैज सीज्ड, इन्होंने छीन ली पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688 एट द एंड ऑफ अ प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट व्हिच वाज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू व्हिच नेशन स्टेट विद इंग्लैंड एट इट्स सेंटर केम टू बी फर्स्ट। अब मतलब 1688 में इंग्लैंड के अंदर कुछ हुआ जिसके थ्रू मोनार्क की पावर्स इंग्लिश पार्लियामेंट को चली गई, और तब से फिर इंग्लिश पार्लियामेंट मेन आपका पावर का सोर्स बन गया था इंग्लैंड के अंदर। अब हुआ क्या 1688 में, क्या था वो सब आपके ऑब्वियसली एनसीईआरटी के अंदर कुछ दे नहीं रखा है, मैं बता देता हूं। 1688 में इंग्लैंड में जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसका नाम है ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए, ये एक रिवॉल्यूशन था, मतलब एक तरीके से मान लो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट टाइप भी हो गया था इंग्लैंड में। मैंने क्या बताया था, 3 मतलब क्रिश्चियनिटी में 3 मेन डिनोमिनेशंस होते हैं, कैथलिक्स, ऑर्थोडॉक्स और आपके हो गए प्रोटेस्टेंट्स।
यहां पर अभी अगर मैं बात करूं तो इंग्लैंड इज अ प्रोटेस्टेंट कंट्री। यहां पर जो किंग था उस टाइम पे उसका नाम था जेम्स टू। तो आप ऐसा मान लो कि जेम्स टू को हटा दिया उसकी डॉटर और उस डॉटर के हस्बैंड ने। तो बेसिकली उसका जो डॉटर थी और उसके जो डॉटर के हस्बैंड थे वो यहाँ के किंग बन गए और अपने जो पिताजी थे जेम्स टू उसको वहां पे हटा दिया। और उसके बाद से फिर है ना कैथोलिकिज्म आपका धीरे धीरे कम हो गया और इंग्लैंड के अंदर प्रोटेस्टेंटिज्म था वो बहुत ज्यादा फैलने लग गया था। अभी भी आज तक भी इंग्लैंड इज अ प्रोटेस्टेंट कंट्री। वैसे इट इज अ क्रिश्चियन कंट्री बट क्रिश्चियनिटी में अगर मैं बात करूं तो इट इज अ प्रोटेस्टेंट कंट्री। तो इसके थ्रू जब ये इसकी जो डॉटर थी और जो उसका हस्बैंड था जब वो किंग बन गए दो जगह के बेसिकली, तो यहाँ के मिनिस्टर्स ने बोला कि बिकॉज नाउ यू आर अ किंग एंड क्वीन ऑफ टू नेशंस, सो यहाँ पर आप पार्लियामेंट थोड़ी सी हमको डिसिपेट करके हमको दे दो। सो इंग्लैंड बिकेम द फर्स्ट नेशन जिसमें सिटीजन्स को इस टाइम पे बिल ऑफ राइट्स मिले, हालांकि बाद में जाके वो रिट्रैक्ट कर दिए थे। और इट बिकेम द फर्स्ट नेशन जिसने मोनार्की ने विलिंगली अपनी पावर को पार्लियामेंट को दे दिया था। तो 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट के पास पावर आई। रिवॉल्यूशन का नाम है ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। अब इंग्लैंड क्या क्या करेगा कैसे करेगा, तो देखो मैं पहले ये मैप देख लो एक बार। ये जो आपको मैप दिख रहा होगा इसके अंदर जो ये वाला पार्ट है ये इंग्लैंड है। इसके अंदर आपका पार्लियामेंट अब करेगा जो भी पार्लियामेंट को करना है। ये वाला जो छोटा सा पार्ट है ये है आपका वेल्स। ये जो इतना बड़ा पार्ट है ये है आपका स्कॉटलैंड। और ये पूरा का पूरा जो ये आइलैंड है ये है आपका आयरलैंड है। बट ये जो आयरलैंड है इसमें से तो ये वाला पार्ट है इसको अपन बोलते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड। ये अभी इंग्लैंड के कंट्रोल में। ये जो आयरलैंड है इट इज नाउ एन इंडिपेंडेंट नेशन। अब इधर ही मैं बता रहा हूं तो मैं ये भी बता देता हूं। व्हेन पीपल से ग्रेट ब्रिटेन, आप सुना भी होगा तुमने कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन एंड यूनाइटेड नेशंस एंड व्हाट नॉट। सो ग्रेट ब्रिटेन क्या है? इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड। मतलब जो ये पूरा का पूरा आइलैंड नेशन है ना जिसके अंदर ये तीन रीजन है इंग्लैंड स्कॉटलैंड और वेल्स, इसको अपन बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। व्हेन पीपल से यूनाइटेड किंगडम्स, सो यूनाइटेड किंगडम्स होता है, अभी की बात कर रहा हूं मैं इस टाइम की 2025 की। सो ग्रेट ब्रिटेन ये तीनों प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। अब वो तीन और नदर आइलैंड को मिला के अपन बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। ये जो इधर यहाँ पे ब्लू में लिखा हुआ है आयरलैंड, इट इज नाउ एन इंडिपेंडेंट नेशन। हाँ, इस चैप्टर में जो अपन अभी देखेंगे कैप्चर ऑब्जर्व किया उसमें तो पूरा का पूरा आयरलैंड आपके इंग्लैंड के कंट्रोल में था। बट अब जो आयरलैंड है वो नीचे वाला पार्ट है वो एक अलग नेशन है, ठीक है। सो अगर जब अपन ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं तो मतलब हो गया आपका इंग्लैंड स्कॉटलैंड और वेल्स। जब अपन यूके की बात करते हैं तो इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड प्लस वेल्स प्लस हो गया आपका नॉर्दर्न आयरलैंड। ये मैं अभी की बात कर रहा हूँ 2025, मतलब अभी, मतलब कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ। अब देखो जैसा कि अगेन एनसीईआरटी की बात होती है तो एनसीईआरटी ने क्या इसमें कुछ कुछ गैप्स डाल रखे हैं। अब सबसे पहला गैप क्या देखो, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इंग्लैंड ने जो सबसे पहला रीजन कैप्चर किया है वो एक ट्रीटी साइन करी जिसका नाम है एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में, और उसके थ्रू उन्होंने है ना स्कॉटलैंड को कैप्चर कर लिया 1707 में। बट अब इधर अगर अपन देखें मैप के अंदर तो आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ दो रीजन्स को कैप्चर करने का ईयर दे रखा है। वो दो रीजन्स कौन सा जिसको कैप्चर करने का ईयर दे रखा है? वो दो रीजन्स आपका ये स्कॉटलैंड और आपका आयरलैंड का दे रखा है। वेल्स का ईयर और ना रीजन कुछ दे रखा है। तो वेल्स को कैप्चर करने का जो ईयर मैं बता देता हूं, वेल्स को कैप्चर किया है 1536 के अंदर। बट उस टाइम पे कैप्चर करने के लिए ऑब्वियसली आपकी जो इंग्लिश पार्लियामेंट है तब तक उसके पास पावर नहीं थी, इसलिए इस टॉपिक में वेल्स का मेंशन नहीं कर रखा है। सो वेल्स को कैप्चर किया 1536 में ट्रीटी साइन करके, स्कॉटलैंड को कैप्चर किया 1707 में ट्रीटी साइन करके, आयरलैंड को कैप्चर किया है 1801 में ट्रीटी साइन करके। अब आप देखा जाए एक तरीके से तो 1536 में ये यूनिफिकेशन स्टार्ट हुआ एक तरीके से और ये खत्म हुआ है 1801 में। तो अप्रोक्सीमेटली आपके 300 साल हो गए या 250 साल प्लस साल मान लो। तो ये बहुत ही लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, इसलिए इसको स्ट्रेंज केस बोलते हैं, बिकॉज इट वाज नॉट अ रिजल्ट ऑफ सडन अपहीवल और रिवॉल्यूशन, इट वाज अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। तो सबसे पहले इसने कैप्चर किया स्कॉटलैंड को। तो देखो एक ट्रीटी साइन की जिसका नाम है एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड आपके मर्ज हो गए और एक कंट्री का नाम नया बन गया। तो कंट्री का नाम बन गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब देखो क्यों बना ये नाम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। मैंने क्या बोला था, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर क्या आता है?
इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड प्लस वेल्स। स्कॉटलैंड को कैप्चर किया 1707 में, वेल्स को ऑलरेडी कैप्चर कर ही दिया है, तो पूरा का पूरा ये आइलैंड नेशन बन गया। सो इसका नाम हो गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब ये जब ये कंट्री बना तो सिंपल सी बात है, ब्रिटेन क्योंकि इसके अंदर पावर हाउस था तो ब्रिटिश पार्लियामेंट इसके अंदर पावरफुल हो गया एंड दे स्टार्टेड डोमिनेटिंग। स्कॉटलैंड का जो डिस्टिंक्टिव कल्चर है, उनकी जो यूनिफॉर्म है, उनकी जो लैंग्वेज है, वो सारी की सारी इन्होंने खत्म कर दी। स्कॉटलैंड के अंदर जितने भी आपके स्कॉटिश क्या जितने भी आपके कैथलिक क्लैंस थे, उनको धीरे धीरे पावर उनकी हटा दी गई बिकॉज इंग्लैंड वाज अ प्रोटेस्टेंट कंट्री। तो वहां पे कैथलिक्स को धीरे धीरे सफाई करने लग गए और ब्रिटिश अपना डोमिनेशन वहां पे डालने लग गए। सारा कल्चर वल्चर सब खत्म कर दिया। यहाँ पे आपकी स्कॉटलैंड की एंशिएंट लैंग्वेज दे रही जिसका नाम है गेलिक लैंग्वेज, इसको भी धीरे धीरे बंद कर दिया और इनके ऊपर भी कौन सी लैंग्वेज इंपोज कर दी, जो इंग्लैंड की लैंग्वेज है, विच इज इंग्लिश। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सबसे पहला रीजन जो इंग्लैंड ने कैप्चर किया इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने, उसका नाम है स्कॉटलैंड, और जो ट्रीटी साइन की उसका नाम है एक्ट ऑफ यूनियन विच वाज साइंड इन 1707। नेक्स्ट जो इन्होंने रीजन कैप्चर किया वो कैप्चर किया है आयरलैंड। अब आयरलैंड के अंदर भी देखो क्या लॉजिक है, लॉजिक तो क्या मतलब क्या प्रॉब्लम है। आयरलैंड है इटसेल्फ इट इज अ मतलब इसके भी अंदर भी दो तरह के क्रिश्चियंस है, कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स। कैथलिक्स इसके अंदर मेजॉरिटी में थे। अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं तो इंग्लैंड में भी प्रोटेस्टेंट्स और कैथलिक, जिसके अंदर जो आपके प्रोटेस्टेंट्स है वो मेजॉरिटी में थे। इंग्लैंड के प्रोटेस्टेंट्स आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट्स को इंस्टिगेट करने लग गए, भड़काने लग गए कि आप है ना हमारे साथ में मर्ज हो जाओ। जबकि देखे जाए तो आयरलैंड मेजॉरिटी में वहां पे कौन सा रिलीजन है, कैथलिक कंट्री। सो देखो यहाँ पे वो लिखा हुआ है, इट वाज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। द इंग्लिश हेल्प्ड द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ऑन ओवर लार्जली कैथलिक कंट्री। तो आयरलैंड के अंदर मेजरली तो कैथलिक्स है, प्रोटेस्टेंट्स माइनॉरिटी में, बट यहाँ के जो प्रोटेस्टेंट्स है वो इनको इंस्टिगेट करने लगे कि आओ हमारी कंट्री के साथ में मर्ज हो जाओ। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए, जिन रिवोल्ट्स में आयरलैंड को जो लीड कर रहा था, वहां का जो नेशनल हीरो है उसका नाम है वुल्फ टोन, और जो उसकी आर्मी उसका नाम है यूनाइटेड आयरिशमैन। 1798 के अंदर इनकी भैया आपकी लड़ाई हुई बिटवीन इंग्लैंड एंड वुल्फ टोन आर्मी, जिसमें ऑब्वियसली इंग्लैंड की जो आयरलैंड की जो आर्मी थी वो हार गई और 1801 में आयरलैंड को भी मर्ज कर दिया। अब देखो स्कॉटलैंड के साथ में कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में। आयरलैंड के साथ भी जो ट्रीटी साइन हुई उसका नाम भी एक्ट ऑफ यूनियन ही है, एक्ट लॉ ऑफ यूनियन जब ज्वाइन कर लिया। बट एनसीईआरटी में आयरलैंड वाले एक्ट का नाम नहीं दे रखा है, एनसीईआरटी में इट इज जस्ट रिटन कि 1801 के अंदर अपन ने आयरलैंड को कैप्चर कर लिया था। अब अगर ये जो भी है, इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा पॉप कल्चर का इन्वॉल्वमेंट करूं इसके अंदर, तो बहुत ही दो फेमस हॉलीवुड की मूवीज है, इसमें से एक तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, एक एक्टर है, देयर इज एन एक्टर हॉलीवुड में जिसका नाम है मेल गिब्सन। सो मेल गिब्सन की एक मूवी आई थी जिसमें उसने कैरेक्टर प्ले किया था एक आयरलैंड के नेशनल हीरो का, नहीं सॉरी, जिसने कैरेक्टर प्ले किया था एक स्कॉटलैंड के नेशनल हीरो का, जिस नेशनल हीरो ने इंग्लैंड के अगेंस्ट में लड़ाई की थी बट अनफॉर्चुनेटली उसको मार दिया था और फिर वो आकर नेशनल हीरो बन गया था, जिसने स्कॉटलैंड को फ्री करवाने की कोशिश की थी इससे, क्या नाम है आपका, इंग्लैंड से। उस क्या नाम है, हीरो का नाम है, हीरो मतलब उस इंसान का नाम है जो कैरेक्टर प्ले किया था, विलियम वॉलिस। सो विलियम वॉलिस इज द नेशनल हीरो ऑफ स्कॉटलैंड, जिन्होंने इंग्लैंड के डोमिनेशन के अगेंस्ट में काम करने की कोशिश की थी बट इनको मार दिया था। इनके बाद तो ये जो मूवी है जिसमें विलियम वॉलिस का कैरेक्टर प्ले किया मेल गिब्सन ने, उस मूवी का नाम है ब्रेव हार्ट। देखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है। सो ब्रेव हार्ट इज अ मूवी जिसमें विलियम वॉलिस की स्टोरी दे रखी है। विलियम वॉलिस की जब डेथ हो गई तो उसके बाद में एक और कैरेक्टर था जिसने स्कॉटलैंड को फ्री करवाने की कोशिश की, उसका नाम है रॉबर्ट द ब्रूस। उसकी भी एक मूवी है, आई थिंक टिमोथी शार्लेमेन उसके अंदर एक्टर है, उस मूवी का नाम है आउटलॉ किंग। सो विलियम वॉलिस की जो मूवी उसका नाम है ब्रेव हार्ट, जो आपकी रॉबर्ट द ब्रूस की मूवी उसका नाम है आउटलॉ किंग। उसके अंदर ये ब्रीफली टच किया है कि कैसे कैसे क्या हुआ और ये सब चीजें, अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एंड ऑब्वियसली टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा इसके अंदर मसाला वसाला भी है बट ठीक है, अच्छी मूवी है। ये जो आपके आयरलैंड का, जैसे मैंने वाकई नेशनल हीरो बताया, वैसे आयरलैंड का जो नेशनल हीरो है उसका नाम तो ऑलरेडी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन नहीं है, वुल्फ टोन, और आर्मी का नाम है यूनाइटेड आयरिशमैन। अब ये पूरा का पूरा कैप्चर हो गया, इंग्लैंड ने सब कुछ कैप्चर कर लिया 1801 में। अब इंग्लैंड ने अपना जो चीजें हैं, जो उनके सिंबल्स है, जो उनके फ्लैग्स है, जो उनका एंथम है, वो इन सब के ऊपर इंपोज करने चालू कर दिए। सो देखो इंग्लिश कल्चर पूरा का इंपोज है, जैसे जो ब्रिटिश फ्लैग है जिसका नाम है यूनियन जैक, आपने देखा होगा वो ऐसा ऐसा वाला यू है ना, आई थिंक यू, हाँ, ये जो फ्लैग है इनके ऊपर इंपोज कर दिया। जो इनका नेशनल एंथम है गॉड सेव अवर नोबल किंग, वो भी इनके ऊपर इंपोज कर दिया। जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो भी इनके ऊपर इंपोज कर दी, और सारा का सारा डोमिनेशन पूरा ब्रिटिश कल्चर का ही हो गया था। अब ये तो कंप्लीटली सब कुछ 1801 के अंदर हो गया था।
20th सेंचुरी में 1926 में जो ये वाला पार्ट है वो इंग्लैंड मतलब यूके वाले पार्ट से अलग हो गया था और तब से फिर अब ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, बट वो इसमें ज्यादा डिटेल में दे नहीं रखा है। तो अपने लिए तो इंग्लैंड ने सब कुछ किया है। वेल्स को कैप्चर किया 1536 में, स्कॉटलैंड को कैप्चर किया 1707 में, फिर भैया आयरलैंड को कैप्चर किया 1801 के अंदर। स्ट्रेंज के जिसका नाम क्यों है, बिकॉज इसको बहुत सारे साल लगे, ना कि बाकी रेवोल्यूशन की तरह ये बहुत ही कम टाइम के अंदर हो गया है। सिंपल सी टॉपिक है ये। नेक्स्ट है इसके अंदर अपन विजुअलाइजिंग द नेशन। अब देखो सिंपल सी बात है, आपने एक नाम सुना होगा, इंडिया की एलेगरी है भारत माता, रशिया की एलेगरी है मदर रशिया, ब्रिटेन की एलेगरी है ब्रिटानिका, वैसे ही फ्रांस की जो एलेगरी है वो है मेरियन, जर्मनी की जो एलेगरी है वो है जर्मेनिया। अब एलेगरी होता क्या है? एलेगरी मतलब होता है जब आर्टिस्ट को या पेंटर्स को कोई डीप मीनिंग कन्वे करना है किसी को, बट वो जो कन्वे करने का जो है तरीका वो है ना कोई सिंबल के थ्रू या किसी ह्यूमन फॉर्म के थ्रू वो करते हैं। तो पुराने टाइम में 18th और 19th सेंचुरी में मैक्सिमम जो आपके क्या नाम है आर्टिस्ट थे, ये नेशंस को पोर्ट्रे करने लग गए एज फीमेल फिगर्स। सो जो फीमेल फिगर्स थे वो कंट्री की एलेगरीज बन गई थी। देखो यहाँ पे 18th एंड 19th सेंचुरी में नेशंस वर पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर्स, द फीमेल फिगर बिकेम एन एलेगरी ऑफ द नेशन, एज इन की जैसे कि देखो इमोशनल करने वाली बात है। जैसे मैं बोलूँ कि इंडिया की एलेगरी भारत माता, सो आई एम सेइंग आई एम शाउटिंग अ स्लोगन लाइक भारत माता की जय, सो मैं डीपली उसके अंदर इमोशनली इन्वॉल्व हूँ। अब कोई पेंटर मेरे इमोशंस को और ट्रिगर करने के लिए, उसको छेड़ने के लिए भारत माता की एक पेंटिंग बना सकता है इन विच द लेडी इज क्राइंग एंड ब्रिटिशर्स उसको बेटन मार रहे, तो मैं उसको देख के इमोशनल हो जाऊंगा कि अरे यार मेरे धरती माता के साथ में ऐसे हो रहा है। सो हर एक कंट्री के अंदर फीमेल एलेगरीज यूज होने लग गई थी। ठीक है, एलेगरी मतलब क्या बताया मैंने, किसी भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, जैसे कि मान लो इंटेंजिबल आइडिया जैसे कि ऑनेस्टी, लव, फ्रेटर्निटी और आपका जस्टिस, इसको जब आप किसी सिंबल के थ्रू शो करते हैं या किसी ह्यूमन ऑब्जेक्ट ह्यूमन बीइंग की तरह शो करते हैं। तो यहाँ पे जो आपके एलेगरीज बनने लग गई थी उनके अंदर जो कंट्री को पोर्ट्रेल वाली एलेगरीज थी वो जनरली कौन थी, आपकी फीमेल्स थी। अब इसमें दो तीन और एग्जांपल्स दे रखे जैसे सिंबल्स यूज होते थे, जैसे कि लिबर्टी जो अपन फ्रीडम बोलते हैं, उसकी जो एलेगरी थी वो क्या था, बेसिकली रेड कैप, जो आपका ब्रोकन चेन्स के हम फ्री हो गए उससे। ये सब सिंबल्स आपने 9th क्लास में फ्रेंच और के अंदर पढ़ी भी है। ब्रोकन चेन्स पढ़ी थी, शैकल्स भी मतलब आपको फ्रीडम मिल गई। रेड कैप थी फ्रिगियन कैप जेकोबिन क्लब वाली, वो मतलब आपको फ्रीडम मिल गई है। वो एक बंडल था रॉड का, मतलब स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। ऐसे बहुत सारे सिंबल्स पढ़े थे। सेप्टर मतलब वो जो पावर का सिंबल था। जस्टिस वाले आइडिया को पोर्ट्रे करने के लिए एक ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन जिनके हाथ में, दोनों हाथ में पेयर ऑफ विंग स्केल्स है। आपने सुना भी, देखा भी होगा इंडिया के कोर्ट्स में पहले ब्लाइंड फोल्डर वुमेन जिनके हाथ में एक विंग स्केल्स होते हैं। तो ये सब एलेगरीज बनाने लग गई थी। फ्रांस कंट्री की जो एलेगरी बनी वो कौन सी बनी, आपकी मेरियन। अब जो मेरियन के एट्रीब्यूट्स है कि उन्होंने क्या पहन रखा है और क्या सिंबल्स पहन रखे, तो उसमें लिखा हुआ है दीज आर टेकन फ्रॉम द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक। जैसे रेड कैप वो फ्रिगियन कैप, ट्राई कलर जो आपका इनका फ्लैग था, ब्लू व्हाइट और रेड। द कॉकेट, कॉकेट बेसिकली क्या होता है, देखो कॉकेट ऐसा टाइप स्ट्रक्चर मान लो कि ये ऐसा, अब अंदर मान लो ब्लू कलर होगा, इसके यहाँ पे व्हाइट कलर होगा और ये बाहर की तरफ रेड कलर होगा। मतलब ये देखो फ्रांस से कलर है, मतलब एक तरीके से रिबन जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसका शेप अपन बोलते हैं रोजेट शेप का, ठीक है ना। इसके शेप को अपन क्या बोलते हैं, बिकॉज अगर आप जो रोज फ्लावर है उसको आप ऊपर से देखो, तो फ्लावर को आप ऊपर से देखोगे तो बिल्कुल, अगर अपन 2D के अंदर देखें तो ऐसा ही दिखता है ऊपर से, बिल्कुल देखा जाए तो रोसेट शेप की टर्म्स में आप है ना वो रिबन्स अपनी कैप के अंदर और अपने चेस्ट पे ऐसे बनाते थे, जिसके अंदर जनरली आपका फ्रांस का जो ट्राई कलर होगा, फ्रांस का ट्राई कलर क्या, ब्लू व्हाइट और रेड। तो ये इसके सिंबल्स थे, ठीक है ना। अब ये पोर्ट्रे करने के लिए जो मेरियन है और ये हमारे एलेगरी है, तो जगह जगह इनके स्टैच्यूज थे, कॉइन्स के अंदर आ गए थे, ये सिंबल्स बन गई थी और जगह जगह भी यूज होते थे। जैसे ये कॉइन है, इसमें जो ये एक तरफ है ना आपकी मेरियन बनी हुई है और जो इसका पीछे वाला फ्लिप साइड है वहां पर वो 3 फेमस वर्ड लिखे हुए, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। तो ये आपकी फ्रांस की एलेगरी बन गई थी मेरियन। जर्मनी की मैं एलेगरी की बात करूं तो जर्मनी की एलेगरी है जर्मेनिया, बहुत ही फेमस एलेगरी है। इसमें जो ये वाली इमेज है ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। अब ये वाली जो इमेज बहुत ही ज्यादा फेमस क्यों है, ये देखो अपन इधर देखे तो ये वाली जो इमेज है उसमें देखो यहाँ पर
फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की वॉल में जो आपकी सेंट पॉल के चर्च के अंदर मिले थे वो यही वाली जर्मेनिया बनी हुई थी। मैंने बोला भी था कि मैं आगे पढ़ाऊंगा। ये जो जर्मेनिया ये 1848 के अंदर एक आर्टिस्ट था फिलिप फेट, उसने ये पेंटिंग बनाई थी। अब देखो इसके अंदर अगर अपन देखे तो ये जो जर्मेनिया है ना, इस जर्मेनिया के ना बहुत सारी चीजें पहन में रखी इन्होंने, सबका कुछ ना कुछ मतलब है। देखो ब्रोकन चेन्स जो इनके यहाँ पे नीचे पड़ा हुआ है, ये इसका मतलब है कि अब ठीक है बीइंग फ्रीड। ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल, अब देखो यहाँ पर इनके जो ईगल वाला सिंबल बना हुआ है, ये जो ईगल वाला सिंबल है इट इज द सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर, जिसका मतलब क्या स्ट्रेंथ। ये जो ईगल वाला सिंबल है मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो आपका ये जो प्रशिया डायनेस्टी थी, होहेंजोलर्न डायनेस्टी जो ओटोमन बिस्मार्क ने बनाई थी, उनका भी ये सिंबल ईगल था। जो क्राउन ऑफ ओक लीव्स है, इन्होंने जो ये क्राउन ऑफ ओक लीव्स पहन रखी, देखो इसका मतलब क्या है, हीरोइज्म। अब ये नीचे करना था बट ये नीचे हुआ नहीं। इनके हाथ में जो स्वॉर्ड है, ये स्वॉर्ड मतलब क्या है कि नाउ आई एम रेडी टू फाइट। तो मतलब ऐसा नहीं कि मैं पीस के बारे में बात कर रही हूँ, मुझे लड़ने से डर लगता है, तो स्वॉर्ड का मतलब क्या है, रेडियंस टू फाइट। जो ऑलिव ब्रांच है इनके स्वॉर्ड के अराउंड, देखो स्वॉर्ड है बट इनके स्वॉर्ड के अराउंड में जो ऑलिव ब्रांच है इट शोज द विलिंगनेस टू मेक पीस, कि मतलब आई एम रेडी टू फाइट बट इफ यू आर रेडी टू मेक पीस देन आई एम ऑल्सो विलिंग। मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि मेरे को लड़ाई करनी है और जिंगोइज्म के चक्कर में। जो ब्लैक रेड और गोल्ड कलर है जो आपको पीछे फ्लैग दिख रहा है, ये तो आपका फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट है, जो जर्मनी का फ्लैग अपन ने पढ़ाई था, ठीक है। रेज ऑफ राइजिंग सन, ये आप पीछे देखो यहाँ पे सनराइज हो रहा है, इट शोज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। तो ये सबसे फेमस पेंटिंग है जर्मनिया की। एनसीईआरटी में 2 और पेंटिंग है, जिसमें से एक पेंटिंग के अंदर जर्मेनिया सॉर्ट ऑफ डिफीटेड एंड शी इज लाइंग डाउन, और एक तरफ शी इज मूविंग एंड कैरिंग अ स्वॉर्ड, और नीचे लिखा हुआ है शी इज प्रोटेक्टिंग द राइन जो रिसोर्स रिच एरिया है जर्मनी का। तो ठीक है, ये जो जर्मेनिया वाला पार्ट है। हाँ, इसके अंदर क्या है कि अब जो जर्मेनिया वाला जो सिंबल है, इसके अंदर कभी कभी एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आ भी जाता है कि ये ना जो जर्मेनिया के जो सिंबल्स है इनको आप एक्सप्लेन करो, या फिर जो जर्मेनिया की पेंटिंग थी वो है ना कौन से वाले पार्लियामेंट के अंदर यूज की गई थी। तो अपन को पता होना चाहिए जर्मनी वाली पेंटिंग हो सबसे पहले कौन से के अंदर यूज करी गई थी, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म क्या है अभी तक अपन को पता ही है, बट यहाँ अब अपन देखेंगे जो नेशनलिज्म है उसका नेचर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पहले वाला जो नेशनलिज्म था दैट मीन्स जो लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी से पहले वाला जो नेशनलिज्म था वो आइडियलिस्टिक था, लिबरल आइडियोलॉजीज का था, सब लोग साथ में मिलकर खुशी खुशी कंट्री बनाना चाहते थे। अब जो बिल्कुल 19th सेंचुरी के लास्ट के अंदर जो नेशनलिज्म हो जाएगा, इट विल बिकम अ नैरो क्रीड विथ लिमिटेड एंड्स। नैरो क्रीड मतलब होता है फेथ या बिलीफ। तो एक तरीके से ऐसा मान लो कि पहले वाला जो नेशनलिज्म था, मतलब मिड 19th सेंचुरी के जो पहले वाला नेशनलिज्म था वो बहुत ही ओपन था, है ना, ओपन माइंडेड था। अब जो 19th सेंचुरी का लास्ट क्वार्टर है, मतलब 1875 से लेकर 1900 वाला पार्ट है, इसमें जो नेशनलिज्म हो जाएगा वो बहुत ही नैरो माइंडेड वाला हो जाएगा कि लोग बहुत ही ज्यादा एक दूसरे की तरफ इनटॉलरेंट हो जाएंगे। अब ये जो इनटॉलरेंस बढ़ेगी तो इनटॉलरेंस को बढ़ाने के लिए यूरोपियन पावर्स भी बीच के अंदर कूद जाएंगे। इट इज लाइक ना कि यूरोपियन पावर्स जो बड़े बड़े तो वो अपने सब्जेक्ट्स को आपस में लड़ाएंगे कि चलो ये लोग आपस में लड़ रहे हैं तो इसका अपन बेनिफिट उठाएंगे और अपन इनको अटैक करके इनको कैप्चर कर लेंगे। तभी देखो टॉपिक का नाम क्या, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म मतलब क्या होता है, जब एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री में अटैक करता है और उसके ट्विन ऑब्जेक्टिव होते हैं, सिंगल ऑब्जेक्टिव हो सकता है, एक की मुझे उस कंट्री को कॉन्कर करना है और दूसरा मैं उस कंट्री को कॉन्कर करके अपनी कॉलोनी बनाऊंगा और उसको फिर एक्सप्लॉइट करूंगा। तो यहाँ पर अभी दोनों चीज होगी, कुछ कंट्रीज आपस में फाइट करेंगे अपने नेशनलिज्म वो नैरो माइंडेड वाला कि हम लोग फ्री होना चाहते हैं, और जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, ये लोगों को मजा आएगा, चलो ये लोग लड़ रहे हैं तो चलो अपन बीच में कूद जाते हैं। वो बोलते हैं ना कि 2 बिल्ली के बीच में वो कुत्ता आया और कुछ सामान ले गया, वैसा वाला सीन हो जाएगा कि कुछ कंट्रीज आपस में लड़ेंगे और कुछ बड़े बड़े कंट्रीज इन लड़ाई का फायदा उठा के बीच के अंदर आ जाएंगे। अब जो पूरे यूरोप में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होने वाली और अल्टीमेटली इट विल लीड टू अ डिजास्टर जिसको अपन बोलते हैं वर्ल्ड वॉर 1। इस पूरे नेशनलिस्ट टेंशंस का जो रीजन है, मतलब वो आपस में झगड़ा रह चुका है और जो वो रीजन दे रखा है कि जिस रीजन में ये सारी चीजें हुई, 1871 के बाद में जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट वाला इलाका बना वो बना बाल्कन्स। अब ये क्यों लिखा हुआ है कि नेशनलिस्ट टेंशन यूरोप में जो 1871 के बाद आई है, क्योंकि 1871 में जो लास्ट यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ था उसके बाद में कुछ सालों तक स्टेबिलिटी थी यूरोप में, फिर वापस अनस्टेबिलिटी आएगी जब बाल्कन इशू आएगा। अब बाल्कन होता क्या है, तो देखो आपको इस मैप के अंदर दिख रहा है, ये जितना भी शेडेड वाला रीजन है ना, इन सबको अपन बोलते हैं बाल्कन कंट्रीज। अब अच्छी तरीके से देख लो आसपास, देखो कौन सा सी है क्या है। अब बात आती है कि इस बाल्कन में क्या है और कौन से लोग रहते हैं और यहाँ पर क्या टेंशन वाली बात है। तो देखो इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, एनसीईआरटी के अंदर इट इज मेंशन्ड कि जो बाल्कन रीजन है वो ज्योग्राफिकली और एथनिक वेरिएशन वाला है, जिसके अंदर मॉडर्न टाइम्स में ये सारे के सारे कंट्रीज लिखे हुए। अब इन सारे के सारे कंट्रीज को याद करने का ट्रिक ये कि ऑलमोस्ट सबके पीछे IA है
एक्सेप्ट 2 कंट्रीज, सबके पीछे IA है एक्सेप्ट आपके 2 कंट्रीज। वो जो 2 कंट्रीज कौन से? ग्रीस और मोंटेनिग्रो। जो बॉस्निया हर्जेगोविना है तब तक वो एक सेम कंट्री था। अब हर्जेगोविना के पीछे ऑब्वियसली IA नहीं है, बट वो बॉस्निया के अंदर है, इसलिए मैंने उसको अंडरलाइन कर रखा है। तो जिन जिन कंट्रीज के पीछे भी IA है, अब ये मत बोलना तुम के इसके अंदर आपका ये हो जाएगा, क्या नाम है, लैटविया या लिथुनिया जो रशिया के पास है ऊपर नॉर्थ में, बाल्टिक सी के पास में, या फिर इंडिया, नहीं। ये वो कंट्रीज है जिनके पीछे आई है जो आपके जस्ट मेडिटेरियन सी के नॉर्थ साइड के अंदर लोग रहे हैं, जहां पर एक एथनिक ग्रुप रहते हैं। उस एथनिक ग्रुप को अपन बोलते हैं स्लाव। अब ये जो स्लाव है, ये इनफॉर्मली अपन इसको बोलते हैं कॉकेशियंस। ये जो कॉकेशियंस होते हैं मतलब टिपिकल यूरोपियन जैसे दिखते हैं, वही नॉर्डिक आर्यन जर्मन जैसे जो दिखते थे, ब्लॉन्ड हेयर। अब उनकी अपन ने क्या पढ़ा था 9th में कि उनकी ब्लू आइज, इनकी भी ऑलमोस्ट सिमिलर ब्लॉन्ड हेयर और ब्लू आइज है भैया, आपकी ग्रीन आइज हो गई। तो ये हो गया, ये होते हैं आपके स्लैव्स। इनकी एथनिसिटी आसपास के रीजन से भी मैच करती है, तो ये एक एथनिक ग्रुप है जो यहाँ पे रहता था। अब ये जो बाल्कन रीजन है जो मैंने बताया, वो बहुत सालों से ऑटोमन एम्पायर कंट्रोल में था। ये जो ऑटोमन एम्पायर है वो आपको पता होगा उस टाइम का लार्जेस्ट मुस्लिम एम्पायर था। अब जो भी यहाँ पे वॉर हुई और जो भी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसका रीजन क्या है? तो 2 चीजें हुई यहाँ पे। द स्प्रेड ऑफ आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बाल्कन्स। एक बाल्कन नेशन के लोगों के अंदर रोमांटिक नेशनलिज्म के कारण ये आ गया कि हमको फ्री होना है, हमको फ्री होना है, हमको फ्री होना है। प्लस डिसइंटीग्रेशन हो गया ऑटोमन एम्पायर का, जो 1906 आपके के बाद से स्टार्ट हो गया था। ये दोनों चीजें मिक्स हुई एंड इट बिकेम एक्सप्लोसिव रीजन। और बिकॉज ये एक्सप्लोसिव रीजन बन गया तो यहाँ पर अभी मल्टीपल वॉर्स होगी, जिसमें से एक वॉर है जिनको अपन बोलते हैं बाल्कन वॉर्स। वो बुक के अंदर लिटरली आपका नाम नहीं दे रखा है, और फिर अल्टीमेटली आपकी वर्ल्ड वॉर 1 जाके होगी। अब देखो क्या हुआ, कैसे हुआ। जब ऑटोमन एम्पायर जब चल रहा था तो थ्रू आउट द जो 19th सेंचुरी थी, ऑटोमन एम्पायर ने ना बहुत कोशिश की अपने आप को स्ट्रेंथन करने की। कैसे? थ्रू मॉडर्नाइजेशन एंड इंटरनल रिफॉर्म्स, बट लेकिन उनको ज्यादा सक्सेस एज सच मिली नहीं। अब बात आती है, ये जो बाल्कन पीपल है वो उनका बेसिस क्या था इंडिपेंडेंस मांगने का? तो इनका बेसिस ये था कि इन्होंने अपनी पुरानी हिस्ट्री पढ़ी और उनके दिमाग में आया कि बहुत पहले वी वर इंडिपेंडेंट नेशंस, लेकिन हमें सबजुगेट कर दिया है, मतलब हमें अपना सब्जेक्ट बना दिया, हमें डिफीट कर दिया। किसने? फॉरेन पावर्स ने। बिकॉज फॉरेन पावर्स ने हमारे एक इंडिपेंडेंट नेशन था हमारा, और हमको आगे अब दबा दिया, सबजुगेट कर दिया। दैट मीन्स हमारा जो क्लेम है कि हमें फिर से भी इंडिपेंडेंट होना है, वो क्लेम बिल्कुल सही है। बिकॉज किसी पॉइंट ऑफ टाइम में हिस्ट्री में वी वर इंडिपेंडेंट नेशंस, वो तो ये बाहर से आए और हमको आके कैप्चर करने लग गए। तो देखो हम पहले तो कभी आजाद थे ही ना, वही जो इंडिया के अंदर चला कि वी वर इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ पीपल नेशंस, पर फिर ब्रिटिशर्स आए और हमको मारा और कॉलोनी बना लिया, तो चलो हम फिर से आजाद होना चाहते हैं। तो ये सारी फीलिंग इनके अंदर आने लगी थी। प्लस ये एक दूसरे के लिए इनटॉलरेंट भी थे, मतलब आपस में भी इनकी लड़ाइयां चालू हो गई थी। कि सर्बिया बोल रहा है कि मैं पावरफुल, और ग्रीस बोल रहा है कि मैं, फिर रोमानिया अलग चल रहा है, बुल्गारिया अलग चल रहा है, ये सब आपस में तो चल ही रहा है। प्लस इसके अंदर है ना 2 बिग पावर्स थे, वो भी कूद गए। अब उस टाइम के जो बड़ी बड़ी पावर्स थी उनके अंदर अलग ही लड़ाइयां चल रही है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को भी बहुत सारे टाइम हो गया है और मिलिट्रिज्म आ गया, सब अपनी वेपनरी इंक्रीज कर रहे। तो उनके दिमाग में ये था कि ट्रेड में, कॉलोनीज में, नेवल वॉरफेयर के अंदर, शिप्स के अंदर और मिलिट्री माइट में हमको आगे होना है। और इन सब में आगे होने के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा रीजन आप कैप्चर करोगे उतनी आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। सो ये सारे के सारे लोग भी इंटरेस्टेड थे कि भैया ये देखो बाल्कन रीजन को कैप्चर कर लेते हैं, अब यहाँ से अपन जो ट्रेड करेंगे, मतलब यहाँ से अपन ट्रेड करेंगे, अगर अपने पास में लैंड है तो आराम से अपनी शिप यहाँ से क्रॉस करेगी और क्रॉस करके अपन है ना उधर पहुंच जाएंगे जहां पर भी अपन को जाना है, जैसे मैक्सिमम एशिया या साउथ ईस्ट एशिया। तो उनका भी यहाँ पर इंटरेस्ट था कि हमारे पास भी लैंड वैंड का कंट्रोल होना चाहिए। अब वो कौन कौन से बड़े पावर्स है, तो बुक के अंदर जो आपके दे रखे, मैंने पहले ही बताया था, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी, दे वांटेड कंट्रोल, और फिर वो अपना टेरिटरी को एक्सटेंड करना चाहते थे, जिसके अंदर ऑब्वियसली बाल्कन वॉर्स भी आ जाता। दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर्स, जो मैंने अभी नाम बताया, वो जो सीरीज ऑफ वॉर्स है उनको बोलते हैं अपन बाल्कन वॉर्स। जब ये बाल्कन कंट्रीज आपस में फाइट कर रही थी और ऑटोमन एम्पायर इन्वॉल्व था, और अल्टीमेटली जब बाल्कन वॉर्स खत्म हुई तो 1914 के अंदर आपकी नई लड़ाई चालू हो गई, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड वॉर 1। तो 1914 से जो 1918 तक चली थी। और देखो वो यहाँ पे लाइन लिखिए, नेशनलिज्म अलाइंड, मतलब उसके साथ जुड़ा हुआ जो इंपीरियलिज्म था, इट लेड यूरोप टू डिजास्टर विच इज वर्ल्ड वॉर 1 या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1914, या फिर उसका एक और नाम है द ग्रेट वॉर। अब देखो क्या है,
ये जब सब कुछ चल रहा था ना यूरोप के अंदर, तो जिन यूरोपियन पावर्स ने डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अपनी कॉलोनीज बना रखी थी 19th सेंचुरी में, जैसे कि मान लो इंडिया भी हो गई, इन सब के अंदर भी वो नेशनलिस्ट फीलिंग धीरे धीरे डेवलप होने लग गई थी, जिसका इंस्पिरेशन उन्होंने आपके यूरोप से ही ले रखा है। अब उनको क्या लगने लग गया कि हाँ, हम भी जो लोग हैं, हम भी तो, हमारे बीच में भी तो कोई ना कोई कॉमन आइडेंटिटी है, कोई कॉमन कनेक्शन है, कॉमन कल्चर है, तो हमें भी इंडिपेंडेंस के लिए आपका फाइट करनी चाहिए। सिर्फ डिफरेंस ये कि जो यूरोपियन आइडियाज थे नेशनलिज्म के, वो एज इट इज एशिया और अफ्रीका और साउथ अमेरिका के अंदर एज इट इज रेप्लिकेट नहीं हुए, बिकॉज हर कंट्री में लोगों के लिए नेशनलिज्म का मीनिंग बिल्कुल अलग अलग होता था। देखो, सो फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप्ड देयर ओन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म। तो ऐसा नहीं था कि यूरोप के अंदर जो नेशनलिज्म था वो एज इट इज इम्प्लीकेट हो गया, रेप्लिकेट हो गया, आई एम सॉरी, अफ्रीका में या एशिया के अंदर सबका अपना अपना वर्जन था। हाँ, बट पूरी दुनिया में जितने भी कॉलोनीज के अंदर ये नेशनलिज्म की फीलिंग आई, उसमें एक चीज कॉमन थी, और वो कॉमन क्या थी? बट द आइडिया दैट society should be organized into nation states came to be accepted as natural and universal। ये चीज सारे के सारे कॉलोनीज के अंदर आ गई थी कि कंट्री बनना चाहिए विद द कंसेंट ऑफ द पीपल, और सारे के सारे लोग साथ में मिलके आएंगे, विलिंगली गवर्नमेंट बनाएंगे, और जो गवर्नमेंट है उसको लोगों की बात माननी पड़ेगी। ये जो पूरा का पूरा आइडिया था, जो नेशनलिज्म का ओरिजिनल थॉट प्रोसेस था जब यूरोप के अंदर आया, वो यूनिवर्सल था। बाकी वहां तक पहुंचने का जो तरीका और जो रास्ता था वो सब जगह पे अलग अलग चल रहा था। ठीक है, सो इसी के साथ ही अपना पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू चैप्टर। थैंक यू।